देखिएगा, मैं डेफिनेशन बताता हूँ पहले तो। रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए with respect to object B when both are in motion is the rate of change of position of object A with respect to position of object B। मतलब A, एक कोई ऑब्जेक्ट है A और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है B, तो A की पोजीशन B के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, उस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि अगर सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट्स, सपोज आप लोगों को नोट कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से आप अगर मोबाइल लेकर बैठे हैं या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और समझिए, बस नोट कुछ तो नहीं ये करना है। इसके नोट्स नहीं भेजे क्या? नोट्स में भेजूंगा बेटा, लास्ट टाइम मैं भेजना भूल गया था। लास्ट टाइम मैं भेजना भूल गया था। आई थिंक मैंने आपको पेज नंबर 35 तक तो मैं भेज चुका हूँ। कहाँ तक भेजा है देखकर बताएंगे? हाँ 35 तक भेजा है ना? हाँ हाँ, तो मैं लास्ट टाइम मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आगे के नोट्स भेज नहीं पाया। इस टाइम ना मैं पेज नंबर 37 पर हूँ, यहाँ पर। ठीक है, और आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट में ये न्यूमेरिकल कराया था, प्रूव दैट v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये इसके बाद मैं अगला करा रहा हूँ, डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी एंड हाउ कैन इट बी ऑब्टेन्ड वेक्टोरिकली। ये जहाँ पर मेरी फिंगर है यहाँ पर। हाँ जी सर, आपने रिलेटिव वेलोसिटी पहले भी तो करवाया था। हाँ, पहले कराया था, लेकिन अब वेक्टर्स की टर्म्स में बता रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ, पहले तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बताया था, अब वेक्टोरिकली बता रहे हैं, वेक्टर्स की टर्म्स में। यस सर। ठीक सर हाँ जी बताओ। सर मेरा सर 14th को वीकली टेस्ट है मैथ का। अच्छा ठीक है, कोई हैंडआउट्स? हाँ सर, चैप्टर 9 ही है, सिर्फ डाउट्स हैं। चैप्टर 9 कौन सा? सर सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसी कुछ। ठीक है, अगर तुमने कर रखा है तो जो डाउट्स हो वो मेरे से पूछ लेना, कल पूछ लेना मेरे को रात में 7, 8 या 9 बजे के आसपास। कल? हाँ, कल शाम को कॉल कर लेना मुझे। ओके सर। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। चलो जी, अब इसमें क्या है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी है तो हम ये कहते हैं कि मैं वेक्टर्स की टर्म्स में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। वैसे तो अभी जैसे आर्यन ने बोला कि हम ये कर चुके हैं, पर मैं वेक्टर्स की टर्म्स में इसको करना चाह रहा हूँ। तो सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, आप लोग सिर्फ अपनी स्क्रीन पर देखें और बैठकर आराम से इसको समझिए। नोट्स में क्लास के बाद आपको भेज दूंगा। ठीक है, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटीज v a vector and vb vector। ठीक है, देन फिर हम क्या बोलते हैं, हमने कहा कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि दो कार हैं या दो बसेस हैं या दो बाइसिकल हैं, कुछ भी है। हमने बोला कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज va वेक्टर एंड vb वेक्टर। तो एक ऑब्जेक्ट तो va वेक्टर की वेलोसिटी से चलता है और दूसरा ऑब्जेक्ट vb वेक्टर की वेलोसिटी से चलता है। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी of object A, relative velocity of object A with respect to object B। ऑब्जेक्ट A की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट B, इसको हम ये बोलते हैं बेटा VAB वेक्टर। ये हो जाता है VA वेक्टर, ये हो जाता है VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में तो हम निकालते हैं VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A, ऑब्जेक्ट B की A के रिस्पेक्ट में अगर पूछी जा रही है तो VBA वेक्टर ये हो जाएगा VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। इतना क्लियर है समक्ष?
यस सर। ठीक है, अच्छा, तो बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं है इसमें, किसी तरीके का कोई डेरिवेशन, कोई प्रूफ, कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि अगर ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो ए में से बी की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर देंगे, और अगर बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो बी में से ए को सबट्रैक्ट कर देंगे। समझ गए? बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने वाला है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है उसमें, समझने वाला है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन लिखने के बाद में प्रैक्टिकली जहां तक है आप लोगों ने ये काम कभी करके देखा ही होगा, जो मैं क्वेश्चन में एक सिचुएशन बता रहा हूँ। सिचुएशन क्या है? अ मैन मूविंग इन रेन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अ मैन मूविंग इन रेन, बारिश हो रही है, बारिश में एक आदमी चल रहा है। A man moving in rain holds his umbrella inclined to the vertical. Holds his umbrella inclined to the vertical. Holds his umbrella inclined to the vertical, even though the raindrops are falling vertically downwards. Even though the raindrops are falling vertically downwards. Vertically downwards. Full stop. Why? इसका रीजन बताना है। देखिए ऐसा है कि एक आदमी है, उसने क्या किया, उसने अम्ब्रेला को थोड़ा सा ऐसे पकड़ रखा है, समझ रहे हैं, और जो रेन है थोड़ा सा इसको और जो रेन है वो रेन ऐसे गिर रही है ऊपर से इस तरीके से। आप ये बताएंगे कि रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, बिल्कुल सीधी गिर रही है, इसने अम्ब्रेला को थोड़ा सा आगे की तरफ क्यों टिल्ट कर रखा है? बताएंगे रीजन? सर क्योंकि आगे पानी जाएगा ना, फ्लो आगे होगा सर, मतलब सर जो अम्ब्रेला पे सर जो ड्रॉप्स गिरेगी पानी की, हाँ, सर वो मतलब आगे जाएगी, मतलब उसके अम्ब्रेला के आगे जाएगी सर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और कुछ सोचिए, अम्ब्रेला पर रेन ड्रॉप्स तो सीधी ही गिर रही है, वो आगे की तरफ नहीं गिरेंगी, और कोई रीजन हो तो बताओ। सर किसी एक बार बच्चे के क्वेश्चन दिमाग रिपीट में करना। कोई रीजन आता हो बताइए। सर वो मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए जब रेनड्रॉप्स गिरेंगी तो बस 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 इतना ही सुनना चाह रहा था मैं, कि वो आदमी जो है वो सीधा खड़ा हुआ नहीं है, वो मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो रेन ड्रॉप्स तो ऐसे स्ट्रेट गिर रही हैं आगे से, तो जब वो मूव करेगा तो उसका पैर वो अम्ब्रेला से थोड़ा आगे निकल जाएगा, और रेन ड्रॉप्स तो आगे स्ट्रेट निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वजह से वो हल्का सा उसको टिल्ट कर लेगा, ताकि जब वो आगे की तरफ चल रहा है, जब वो आगे की तरफ चल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जैसे आगे की तरफ चले तो उसका जो नीचे वाला लोअर पोर्शन है वो पैर सारे बारिश में भीगते जाएं। अब इस चीज को, ये तो हमने प्रैक्टिकली ये चीज करके देख रखी है, तो हम इस चीज को ऐसे समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों को क्लियर है ना ये चीज? सभी को समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आ गया?
Yes, sir. और हल्का सा ये भी नोट किया होगा कि मैं इसको आगे की तरफ टिल्ट करके क्यों रखता हूँ, अम्ब्रेला को बिल्कुल स्ट्रेट क्यों नहीं पकड़ के रखता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, इन्होंने इस चीज को हमको टेक्निकली इसका आंसर देना है, तो टेक्निकली इसका आंसर क्या होगा वो जरा आप सुनिए, जो चीज ना समझ में आए मेरे से पूछना। द मैन एक्सपीरियंसेस द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू हिमसेल्फ। जो आदमी है वो रेन की वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा रिलेटिव टू हिमसेल्फ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है। जब दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, इसमें लिखा है ना, देखिए, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग, दोनों चीजें मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा आएगा। ऑब्जेक्ट ए भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी भी मूव कर रहा है, इसी तरीके से रेन भी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है, यानी कि रेन भी मूव कर रही है, जो वाटर है वो मूव कर रहा है, और मैं भी चल रहा हूँ, इसका मतलब मेरी भी कुछ वेलोसिटी है। तो बोथ द ऑब्जेक्ट्स रेन एज वेल एज द मैन बोथ आर हैविंग सम वेलोसिटी, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो दे आर हैविंग अ रिलेटिव वेलोसिटी। The man experiences the velocity of rain relative to himself. To protect himself from the rain, the man should hold umbrella in the direction of relative velocity of rain with respect to man. Relative velocity of rain with respect to man. अच्छा, तो अब मैं एक फिगर बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा देखिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी को मैं ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मैंने ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया हमारा वर्टिकल, पॉजिटिव वर्टिकल डायरेक्शन, या नेगेटिव वर्टिकल डायरेक्शन। हम इसको क्या बोल देते हैं, मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन बोल रहा हूँ बेटा, मैं इसको वाई या माइनस वाई नहीं बोल रहा हूँ। और ये मेरे लिए हो गया ईस्ट, और ये मेरे लिए हो गया वेस्ट। उसके बाद हमने कहा कि एक जो आदमी चल रहा है उसकी वेलोसिटी ये हो गई, वो यहां से यहां जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में वो सड़क पर, ये मान लीजिए कि जैसे कि कोई सड़क है, वो सड़क पर ऐसे चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को मैंने ऐसे लिख दिया vm, वेलोसिटी ऑफ मैन, ऊपर मैंने वेक्टर का सिंबल लगा दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला उसने थोड़ा सा टिल्टेड पकड़ रखा है, ये इस पर रेन गिर रही है इस तरीके से। अच्छा, अब ये ठीक है, रेन ऐसे गिरेगी, ये समझ में आ गया क्या? ये अम्ब्रेला है, सोचिएगा कि वो यहाँ पर है फिलहाल, और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, रेन ऐसे गिरेगी, ये समझ में आ गया क्या? सर रेन वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं गिरेगी? वर्टिकल गिरनी चाहिए ना, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वर्टिकल गिरनी चाहिए, लेकिन मैंने तो टेढ़ी बनाई है, तो ये क्या बना दिया मैंने? तो अब जरा ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, रेन जो है, रेन बेटा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा कि ऐसे आ रही है रेन, ऐसे रेन की डायरेक्शन है। अच्छा, ऐसा होता है कि आप मेरे से ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जब मैं मैन की वेलोसिटी ऐसे दिखा रहा हूँ इस तरह से जाते हुए, तो मैं रेन की वेलोसिटी वी आर ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि हम जब भी कोई वेलोसिटी दिखाते हैं ना, तो वेलोसिटी दिखाने का जनरली हमारे पास तरीका ये होता है कि हम ओरिजिन से बाहर को निकलती हुई दिखाते हैं। तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता था कि आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो आपको रेन की वेलोसिटी यहाँ एक एरो बनाकर दिखानी चाहिए थी वी आर वेक्टर। दृष्टि समझ रहे हो मेरी बात? आपको रेन की वेलोसिटी यहाँ दिखानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन आप तो यहाँ पर दिखा रहे हो, तो हम जनरली ओरिजिन से आउटवर्ड्स दिखाते हैं कोई भी वेलोसिटी वाला कंपोनेंट। बताइए, समझ रहे हो? दृष्टि और एकांश दोनों बताओ। यस सर, आ रहा है समझ। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी, तो मैं ओरिजिन से निकलते हुए दिखाता हूँ, इस वजह से आप यहाँ दिखाना चाहें यहाँ भी दिखा सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है, मैं उसको नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब नीचे की तरफ दिखाने से क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, आदमी इस तरफ जा रहा है, रेल इस तरफ गिर रही है, ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे
कि अगर मैं वी आर मतलब रेन की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटीज का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो वो रिजल्टेंट किस तरीके से निकलेगा ये देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा वी आर तो इस डायरेक्शन में हो गया, और ये जो अम्ब्रेला उसने पकड़ रखा है ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, वर्टिकल के साथ ही एंगल बना रहा है थीटा। तो हमने कहा कि अगर इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूं, ऐसे हो गया, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन करूं रेन की वेलोसिटी के साथ, चलिए ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो अगर मैन की वेलोसिटी ऐसे है, मैन की वेलोसिटी ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसका जस्ट अपोजिट निकाल कर देखिए, इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वी एम, माइनस वी एम, क्योंकि इधर प्लस वी एम लिया तो इधर माइनस वी एम। तो ये ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि रेन की वेलोसिटी इस तरफ है, रेन की वेलोसिटी इस तरफ है और मैन की वेलोसिटी इस तरफ है। हमने अम्ब्रेला को इस तरफ टिल्ट करा तो रेन की मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे निकलेगी, क्योंकि मैंने अम्ब्रेला को इस तरफ टिल्ट करा तो इसको कोई भी वेक्टर है उसको मैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ये जो अम्ब्रेला मैंने ऐसे टिल्टेड पकड़ लिया ना, तो ये मेरे लिए एक नया वेक्टर हो गया जो मैंने इसको टिल्टेड पकड़ रखा है। मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, जब मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे ये वाला जो नया कंपोनेंट आया है ना, ये वाला नया कंपोनेंट, इस नए कंपोनेंट का वर्टिकल कंपोनेंट तो दिखाई दे रहा है रेन की वेलोसिटी, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा भाई, इस तरफ वीएम था तो इसका अपोजिट क्या हो गया माइनस वीएम। दोबारा समझिए, हमने ये कहा कि जब भी कोई चीज ऐसे होती है ना वर्टिकल, तो उसका कोई कंपोनेंट डिवीजन नहीं होता। जब भी कोई चीज ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, उसका कोई कंपोनेंट डिवीजन नहीं होता। लेकिन कोई चीज अगर टिल्टेड है तो टिल्टेड के हम दो कंपोनेंट जरूर निकालते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हम जरूर निकालते हैं। तो वही चीज हमारे रिलेटिव वेलोसिटी में आती है कि मैंने क्या करा कि मैं तो सीधा 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 हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ, ठीक है, रेन भी बिल्कुल सीधी 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 वर्टिकली गिर रही है, लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ रेन वर्टिकली गिर रही है, तो मैंने अम्ब्रेला को टिल्टेड क्यों पकड़ रखा है, वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। अम्ब्रेला को मैंने टिल्टेड पकड़ रखा है तो रेन के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज वो वर्टिकली गिर रही है। अपनी वेलोसिटी का मैं कंपोनेंट डिवीजन नहीं कर सकता बिकॉज मैं हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ। लेकिन मैंने अम्ब्रेला टिल्टेड डायरेक्शन में पकड़ रखा है तो मैं इसके कंपोनेंट से वो डिवाइड कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मैंने देखा कि रेन तो ऐसे आ गया नीचे की तरफ वर्टिकल, ठीक है, और मैन की डायरेक्शन इस तरफ है वीएम। तो अगर इसको अम्ब्रेला अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन मैंने पकड़ रखा है, अगर वो कोई वेक्टर है उसको मैं पीछे एक्सटेंड करूँ तो रेन तो ये हो गया और इधर वाला हॉरिजॉन्टल वेक्टर क्या होगा वीएम। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो वेक्टर आ गया ना, ये वाला वेक्टर, इसको आप बोल दीजिए वी आर एम, वी आर एम। और बेटा वी आर एम मैंने क्यों बोला इसको, ये आप समझिएगा कि यहाँ पर आर जो है, ये वाला जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर आया इसको अगर आप ओ और इसको आप ए बोल दें तो सीधा सीधा देखिए ओ ए वेक्टर क्या हो गया, ओ ए वेक्टर क्या हो गया, इसका और इसका एडिशन, यानी कि वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर, इन दोनों का एडिशन। समझ गए भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता होगा ना, कि अगर एक कंपोनेंट ऐसे होता है और एक कंपोनेंट ऐसे होता है तो इसके इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे और इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे, और ओरिजिन से जो नया वेक्टर बनता है ये इसके ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बराबर होता है ये रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब हमारा आर वेक्टर ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पर है कि ये वाला वेक्टर क्या है वी आर, ये वाला वेक्टर क्या है माइनस वी एम, तो वी आर प्लस माइनस वी एम के बराबर है ये बीच वाला वेक्टर। समझ गए सभी बच्चे, समझ गए? यस सर। और इसको मैं क्या बोलूंगा, बिकॉज ये मेरे पास आ गया वी आर वेक्टर माइनस
वी एम वेक्टर, तो आप देखिए वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, इसको मैंने बोला था वी ए बी वेक्टर, तो वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, इसको मैं क्या बोलूंगा, वी आर एम वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैंने बिना कोई वेक्टर की कैलकुलेशन करे बिना, मैंने अपने जो कपड़े हैं, कपड़ों को देखकर मैंने देखा कि मेरा जो अपर पोर्शन है, मेरा अपर पोर्शन तो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन जो मेरी पैंट मैंने पहन रखी है, ट्राउजर पहन रखी है, वो बारिश में, बारिश बिल्कुल सीधी गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भीगा जा रहा है। तो ये वही चीज है कि भाई एक्सपीरियंसिंग समथिंग, मुझे ये समझ में आ गया कि अम्ब्रेला को मैं हल्का सा आगे की तरफ टिल्ट करके रखूंगा, तभी मेरा जो ट्राउजर्स है वो भीगेंगे नहीं बारिश में, ठीक है। और इस सब के पीछे क्या है, इस सब के पीछे एक वेक्टर की कैलकुलेशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो इस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में मैंने अम्ब्रेला को टिल्ट कर दिया, समझ गए। ये चीज आपको, मतलब आप फिजिकली एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज को, लेकिन आपको इसको वेक्टर्स की टर्म्स में इस तरह से एक ग्राफ बनाकर समझाना होगा। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया, सभी बच्चे समझ गए मेरी बात, यस नहीं समझे? हर्ष बताओ, समक्ष, प्रियांशु, दृष्टि, समझ गया सर। ऐश्वर्या, अनुष्ठा, सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये वो चीज है कि मुझे पता है कि कान को ऐसे पकड़ना है, तो मुझे पता है मैं इसको घुमा के ऐसे पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि भाई आपने ये चीज फिजिकली आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो जो ये चीज मैंने बताई है आपको लग रहा होगा यार ये बताया क्यों, बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज हम फिजिकली एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो उसके पीछे साइंस क्या है आपको बस वो चीज एक्सप्लेन करनी। तो इसका जो थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है, वो थ्योरेटिकल सॉल्यूशन मैंने इतना दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ जाएंगे। ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, समझ गए। ये वही चीज है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। एक मिनट रुकिए, मैं जरा पानी पी रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ बस।
देखिए इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, वो क्या होता है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देता हूँ तो वो सीधा ऐसे नीचे गिरता है, ठीक है। अब जो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करी थी, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम हमेशा जब भी कोई एग्जांपल लेते थे तो हम जनरली किसी कार का, किसी बाइसिकल का, किसी मोटर बाइक का, किसी बस का ऐसा एग्जांपल लेते थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं वर्टिकली किसी चीज को, कोई बॉल है मेरे पास, मैं उसको ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ और ये ग्राउंड है, तो इट इज ऑब्वियस कि वो यहाँ पर सीधा नीचे आकर गिरेगी, ठीक है, ये है। अच्छा, लेकिन होता क्या है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा यहाँ पर आकर गिरेगी, ये डिपेंड करता है उसके मास पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत एयर हो, हवा थोड़ी बहुत चले और हवा थोड़ा बहुत इसको डेविएट कर दे, तो इसका पाथ थोड़ा बहुत बेटा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हवा चल रही हो और ये हवा की वजह से थोड़ा थोड़ा ये आगे की तरफ डेविएट हो जाए और ये इस तरह से आगे आकर गिरे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा और आपने कुछ क्वेश्चंस में वर्टिकल जो मोशन है उसके कुछ क्वेश्चंस में आपने नोटिस भी करा होगा कि क्वेश्चंस में लिखा रहता है नेग्लेक्टिंग द एयर रेसिस्टेंस। वो नेग्लेक्टिंग द एयर रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि हवा है ही नहीं, और हवा, कोई भी चीज को अगर मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो सीधा ऐसे नीचे आकर गिरेगी। याद है, ध्यान है मेरी बात या नहीं? उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि मैंने अब बात करी वर्टिकल मोशन तो अलग हो गया, अब मैं बात करी बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन की। हॉरिजॉन्टल मोशन में आप सोचिएगा कि आपके पास ये कोई मोटर बाइक है, ठीक है, ये कोई मोटर बाइक है और ये चल रही है इस डायरेक्शन में। तो जब ये इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसमें भी किसी तरीके का, कोई भी मोशन में इसके किसी भी तरीके का कोई रुकावट नहीं आएगा। रुकावट मतलब किसी भी तरीके का कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा, ये सीधी सीधी चलती चली जाएगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर सड़क ना हो, अगर यहाँ पर सड़क ना हो और मैं कोई बॉल लूं और मैं उस बॉल को पूरी ताकत से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉल है, हमने इस बॉल को पूरी ताकत से कोशिश करी कि हम इसको यहाँ से ऐसे सीधे थ्रो करें, तो क्या ये ऐसे सीधे जाएगी? यहाँ से ये सीधे नहीं जाएगी। मैंने पूरी ताकत लगाई, हो सकता है मैं यहाँ से पूरी फोर्स के साथ में इसको ऐसे भेजूं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्ट्रेट आ जाए, लेकिन उसके बाद ये ऐसे 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 आकर नीचे गिर जाए। आप किसी भी बॉल को, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये हमेशा ऐसा 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 पाथ लेकर और ये इस तरह से नीचे गिरेगी, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो करा जाता है तो वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करती। हमें यहाँ पर हम कोई छोटा सा, कोई बिल्डिंग है और मैं यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप से मैं यहाँ से एक बॉल को थ्रो करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये बॉल यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधी जाएगी, ये यहीं से हल्का 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 पाथ ऐसा लेकर, और अगर ग्राउंड इधर है तो ये ऐसे ही लेगी। तो दिस टाइप ऑफ मोशन, दिस टाइप ऑफ कर्व्ड मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट इज दिस प्रोजेक्टाइल? आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, आपने बॉल को उठाकर फेंका, तो ये जो बॉल है ये आपके लिए प्रोजेक्टाइल हो गई। आपने मोबाइल पकड़ा, आपने मोबाइल को फेंक दिया, तो मोबाइल जो है, मोबाइल आपके लिए प्रोजेक्टाइल हो गया। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट आपके लिए प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा शुरुआत का थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसको ना समझ में आए मुझे प्लीज बीच में रोक देना। A projectile is the name given to any body which, once thrown into space with some initial velocity, moves thereafter under the influence of gravity without being propelled by any engine or fuel, जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फ्यूल या कोई इंजन नहीं होता। The path followed by a projectile is called its trajectory, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आप ये कह सकते हैं कि हवा में तो एरोप्लेन भी है,
तो एरोप्लेन तो बिल्कुल सीधे 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 जैसा पायलट चाहता है वैसा चलता है। तो बेसिकली उसके अंदर फ्यूल है, बेसिकली वो इंजन ड्रिवन है, उसके अंदर इंजन है, वो उस चीज को कंट्रोल कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको ले जा रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने बॉल को फेंक दिया, जब आपने बॉल को फेंका तो बॉल पर अब आपने जितनी ताकत लगानी थी लगा दी, अब बाकी का काम ग्रेविटी पर है। तो उसको लगातार ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है कि यू आर नॉट सपोज टू बी इन एयर, प्लीज कम टू मी, you are not supposed to be in air, please come to me because I am the ground and I am exerting a continuous gravitational force on a body। तो gravitational force जो है वो उसको लगातार अपनी तरफ खींच रही है। तो आपने क्या करा, आपने तो अपना काम कर दिया, फेंक दिया, लेकिन अब आगे का काम ग्रेविटी करेगी, ग्रेविटी उसको लगातार खींचेगी। इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम उसको लगता है, जो आपने उसमें एनर्जी डाली थी वो एनर्जी खत्म होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और फिर वो फाइनली इस तरह से आकर गिर जाती है। तो ये जो मोशन है, this type of motion is known as projectile motion। और ये जो पाथ है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इस पाथ को बोल देते हैं बेटा ट्रैजेक्टरी। इस पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी इज द नेम given to the path of प्रोजेक्टाइल मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको मैं हवा में फेंक देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको मैं हवा में फेंक देता हूँ उसको मैं बोलता हूँ प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल जो भी जिस तरीके का मोशन शो करता है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके एग्जांपल्स हैं, जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट। जेवलिन क्या होता है, जेवलिन होता है भाला, होता है ना भाला, आप लोगों को पता होगा ना जेवलिन, वो जो भाला फेंकते हैं ऐसे करके, जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट। सेकंड है एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। एरोप्लेन में से अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाएगा तो वो ऐसे सीधे नहीं गिरेगा, हवा लगेगी तो हवा से थोड़ा 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 जिस डायरेक्शन में हवा है उस डायरेक्शन में जाकर और फिर फाइनली आगे कहीं गिरेगा। थर्ड है अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। बुलेट का ऐसा नहीं होता कि बुलेट को आपने फायर कर दिया तो हर एक जो गन होती है, हर एक गन की रेंज होती है, हर गन की रेंज होती है, उस रेंज के हिसाब से ही बुलेट जाती है आगे। तो अगर किसी गन की रेंज 100 मीटर है तो 100 मीटर तक तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी कि आपने जहां निशाना मारा है बिल्कुल सीधा वो वहीं जाएगी, लेकिन 100 मीटर के बाद वो भी ऐसे करके नीचे गिर जाएगी फाइनल। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि बुलेट को आपने चला दिया, गोली चला दी तो वो चलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं। मेरी बात सबको समझ में आ गई? बताइए जी, सबको समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, चलो जी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। ये प्रिंसिपल है, ये हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें कुछ ना एजम्पशंस, कुछ चीज हम एज्यूम करके चलते हैं, तो उन एजम्पशंस में एक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, वो प्रिंसिपल बता देता हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस, ये क्या होता है? द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, प्रिंसिपल है ये, एक रूल है क्या? द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कंसीडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट मोशंस। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा दो तरीके के मोशंस का कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं। अच्छा, क्या? पहला है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी दैट इज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू g।
the two motions of a projectile along horizontal and vertical directions are independent of each other. This is called the principle of physical independence of motions. इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी मैं किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता हूँ, बार बार अगर मैं प्रोजेक्टाइल बोलूंगा तो आप समझिएगा कि मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने हवा में फेंक दिया, उस ऑब्जेक्ट को ही हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो जब मैंने इसको यहाँ पर फेंका तो आप ये देखिए बेटा, इसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी ये हो गई। हॉरिजॉन्टली इसने कुछ ट्रैवल करा, फिर बात करते हैं वर्टिकली। तो वर्टिकली पहले ये यहाँ पोजीशन पर था, अब ये यहाँ पर आ गया। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नोन एज x, और जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है दिस इज नोन एज y। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, वो रूल हमको क्या लेकर चलना है? ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ है, हॉरिजॉन्टल मोशन में किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन में ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल में मैंने ये बताया, प्रिंसिपल मतलब रूल में ये है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इसमें एक्सेलरेशन होगा 0। मतलब मैं आगे लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो बेटा उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, मालूम है? जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये जो मोशन है वर्टिकल मोशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? इट इज इक्वल टू g, एंड हाँ इट इज इक्वल टू g, एंड g इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, जो मुझे याद रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो ये कि जब भी मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट मैं थ्रो कर रहा हूँ, हवा में फेंक रहा हूँ, तो वो एक पाथ ऐसा फॉलो करेगा। ये तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब ये इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा तो हम ये बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने ट्रैवल करा है ना, उसमें देयर विल नॉट बी एनी एक्सेलरेशन, किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। और जो वर्टिकल मोशन उसका हुआ है तो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g। g इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सभी बच्चों को क्लियर है? ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? बताइए विनायक, आर्यन त्यागी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस Clear है। सर। ठीक है विनायक, मेरी आवाज आ रही है? प्रियांशु, सर स्क्रीनशॉट ले लूं? किस चीज का बेटा? सर ये जो आपने बनाया है डायग्राम। हाँ ले लो, कोई नहीं, ले लो स्क्रीनशॉट। हटू, मैं हट गया, बस ओके। अब ले लो। यस ठीक सर है, हो गया। यस सर। अच्छा। सर ये एक डाउट है। हाँ बताओ। सर मतलब अगर हवा में जैसे आपने बनाया तो एक्सेलरेशन हमारी ग्रेविटी होगी, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई और अगर नीचे कोई जीरो। हवा में है और उसमें किसी भी तरीके का कोई इंजन, कोई मोटर, कोई फ्यूल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि अब उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ताकत काम कर रही है और वो है ग्रेविटी। और ग्रेविटी तो अपनी तरफ खींचती है, तो दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। यस सर। ठीक है। यस सर। तो दो चीज हो गई, पहला कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, जो वर्टिकल मोशन होगा उसमें एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल मोशन से कोई लेना देना नहीं होगा। वर्टिकल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई लेना देना नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। मतलब फिजिकली हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल आजाद होते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस इसलिए बोला जाता है। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है बताइए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो जी। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है दो तीन अजम्पशंस हम और लेकर चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, उनकी बात करते हैं। तो assumptions made in the study of assumptions made in the study of assumptions made in the study of projectile motion।
assumptions made in the study of projectile motion. While studying the motion of a projectile, we use the following assumptions. जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं तो हम कुछ assumptions लेकर चलते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज हो सकती हैं जो दिमाग में आती हैं, लेकिन हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते टाइम कुछ assumptions लेकर चलते हैं. पहली assumption क्या है? There is no air resistance on the projectile. प्रोजेक्टाइल पर किसी तरीके का कोई air resistance काम नहीं करता. पहला है there is no air resistance. फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है? फिर बात करते हैं सेकंड assumption का. सेकंड assumption क्या है? सेकंड assumption है the effect due to curvature of the earth is negligible. The effect due to curvature of the earth is negligible. Negligible ही होता है ये. Curvature of the earth का मतलब क्या है? हम ये कहते हैं कि अर्थ जो है ना, अर्थ लगातार जो है अर्थ में मोशन होता है. तो अर्थ का जो कर्वेचर है, जो हम ये कहते हैं कि अर्थ का कर्वेचर है, मतलब अर्थ जो है वो कर्व्ड है, तो उसकी वजह से क्या हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो थोड़ा सा और लुढ़क जाएगा, कहीं थोड़ा और आगे चला जाएगा. नहीं समझे मेरी बात? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम कुछ assumptions लेकर चलते हैं. तो assumption पहला तो ये है there is no air resistance. किसी भी तरीके का एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एयर उसको रोकती नहीं है प्रोजेक्टाइल के मोशन को. तो एयर के हालांकि होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है फिजिकली, मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो एयर रेजिस्टेंस होता है. लेकिन जब हम इनके प्रॉब्लम्स करेंगे, जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करूंगा, तो मैं उसमें ये मानकर चलता हूँ कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. तो पहला assumption ये है, assumption मतलब ये चीज हम assume करके चल रहे हैं. दूसरा assumption क्या है कि जो अर्थ होता है ना, अर्थ की जो सरफेस होती है, तो अर्थ की सरफेस को हम ऐसे स्मूथ लेकर चलते हैं. हालांकि मतलब वो किस वजह से? क्योंकि मैं मान लो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी सोसाइटी के ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ, मैं ग्राउंड में खड़ा होकर बॉल एक जगह से दूसरी जगह तक फेंकता हूँ, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि अर्थ बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल प्लेन है. तो मैं ये मानकर चलता हूँ, और एक्चुअल में लेकिन अर्थ थोड़ी सी ऐसे होती है, कर्व्ड होती है. तो हम वो कर्व्ड ना लेकर हम उसको स्ट्रेट मानकर चलेंगे. द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल. सेकंड पॉइंट सबको समझ में आ गया? अनुष्ठा Yes, sir. ठीक है. अच्छा, थर्ड पॉइंट है द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल. शायद ये भी समझ गए होंगे आप. द इफेक्ट ड्यू टू rotation of earth is negligible. मतलब मैंने सोचा तो ये कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सामने विकेट लगा हुआ है, मैंने सोचा तो ये कि मुझे रन आउट करना है दूसरे प्लेयर को, और मैं फील्डिंग कर रहा हूँ. मैंने लिया बॉल को हाथ में, मैंने बॉल को फेंका, ठीक है. लेकिन क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अर्थ तो लगातार रोटेट करती रहती है, तभी के तभी अर्थ रोटेट कर गई, ठीक है. और जो वो विकेट है, वो विकेट जो है मेरी पहुंच से थोड़ा दूर हो गया, तो बॉल उस पर लगी ही नहीं, ठीक है. तो ये जो चीज है, हालांकि अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट करती है, थोड़ा बहुत पोजीशन अर्थ का चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सन, विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स, वो चेंज हो जाता है. लेकिन क्या है कि हम ये कहते हैं कि अर्थ जो रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड, उसके इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं कि वो इफेक्ट बहुत कम है. क्यों? क्योंकि मैं जब प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूँ, मैंने अभी फेंका और वो अभी जाकर वहां गिर गया, तो वो इतना कम टाइम है कि अर्थ का जो रोटेशन है, उस अर्थ के रोटेशन का कोई असर ही नहीं होगा उस पर, ठीक है. तो द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल. बताइए, समझ क्लियर है थर्ड पॉइंट? यस सर. ठीक है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट में हम ये लेकर चलेंगे कि फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द ट्रैजेक्टरी, for all points on the trajectory. ट्रैजेक्टरी मतलब क्या? ये जो पूरा का पूरा इसका पाथ है, ये जो रास्ता है, इसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं. For all points on the trajectory, the acceleration due to gravity, मतलब g
is constant. G is constant. Acceleration due to gravity is constant, both in magnitude and direction. ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट आपको अभी तो इसको दिमाग में बस ऐसे ही एक तरह से रट लेना होगा, जबकि ये वाला जो पॉइंट है, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये पूरी तरह से फंडा ही गलत हो जाएगा, ये जो फोर्थ पॉइंट है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में आप इस चीज को एज्यूम करके चलो। क्या होता है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना जी, जिसको हम लेकर चलते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ना, जी की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे भाई, ये मान लो ये जो मेरा हाथ है ये ग्राउंड है, और इस पेन को मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये कुछ खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसी पेन को मैं 10th या 14th फ्लोर से नीचे फेंक दूंगा तो ये पेन टूट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता जाता है। हम तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम जी की वैल्यू को 9.8 स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मुझे उसको स्टैंडर्ड ही मानकर चलना है। तो ये तो उसके मैग्नीट्यूड की बात हुई कि 9.8 ही लेकर चलना है। हालांकि हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अप टू अ सर्टेन पॉइंट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, एक पॉइंट के बाद। तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, उस क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचने वाली वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आप इस वाली हाइट के ऊपर पहुंच गए, अब आपके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करेगी। वो जो √2 GR। हाँ, वो कौन सी फिल्म थी वो जिसमें दिखाया था ये कि एस्केप वेलोसिटी से ऊपर सैटेलाइट को भेजना है, मिशन मंगल, देखा होगा ना उसमें आप लोगों ने। अच्छा, भूल गए। सर हाँ सर, जो 9.8 हम लेते हैं वो एक्चुअली मैक्सिमम होती है ना, जो पोल्स पे हमारी ग्रेविटी जो 9.8 जो है ना, 9.8 मैक्सिमम नहीं होती, 9.8 उसकी एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। 9.8 से भी ऊपर तक वैल्यू जाती है, ये हम ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम ये मानकर चलेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, ये लेकर चलेंगे। ये 4 असम्पशंस लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 2-3 चीजें लेकर चलेंगे। एक तो 2 चीज हमको स्टडी करनी है। एक तो प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है फेंकना, प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को फेंक देना, ठीक है। अच्छा, तो एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ना है, एक वर्टिकल प्रोजेक्शन पढ़ना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, इनके 2-4 डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशंस करने हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा, कल सुबह 9 बजे आपकी क्लास होगा, और आगे के नोट्स और जो अभी तक कराया है वो नोट्स में लगभग पेज नंबर 35 तक भेज चुका हूँ। मैं आपको 41 आई थिंक 43 या 44 तक ये मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके तो सर। अपने नोट्स एक बार पढ़कर प्रिपेयर करके रखिएगा, और कल सुबह 9 बजे आप तैयार रहिएगा, आगे का मैं उसमें कंटिन्यू करना, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए जी फिर, ओके। और कोई भी बच्चा कल छुट्टी मत मांगना कि संडे था मैं सोता रह गया, मैं कॉल कर दूंगा बीच क्लास में घर पे, ठीक है। आप एक बार फिर कॉल कर देना। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें तो मैं सुबह 8:30 बजे कॉल कर दूंगा, सही है। सर नहीं सर, सर मेरे फोन पे कर देना सर, वो मैं मतलब सर नानी के घर आया हूँ। चलो ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।